दोस्तों, महान ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने कहा था कि अगर मुझे एक लीवर और खड़े होने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मैं इस दुनिया को हिला सकता हूँ। नाउ ऑब्वियसली आर्किमिडीज अपनी स्टेटमेंट में बिल्कुल सही थे, पर उस जमाने में उन्हें क्या ही पता था कि एक दिन हमारे इस यूनिवर्स की वास्टनेस इस दुनिया में रहने वाले लोगों का दिमाग हिला देने वाली है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है। हम इंसान जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे और इसके अंदर 25 से 40 हजार करोड़ तारे होने की बात कही जाती है। मतलब 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज और हर गैलेक्सी में ऑन एन एवरेज 25 से 40 हजार करोड़ तारे। नाउ जस्ट इमेजिन कि यूनिवर्स में टोटल कितने तारे हो सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि इनमें से हर एक तारा अपने आप में एक सोलर सिस्टम है, ठीक वैसा ही सोलर सिस्टम जिसमें हम और आप रहते हैं। अब जब हम सोलर सिस्टम का एक ओवरव्यू देखते हैं तो इसमें हमारा सूरज, 8 ग्रह, उनके मून्स, एस्ट्रॉइड बेल्ट और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स आते हैं। पर क्या सोलर सिस्टम वहीं पर जाकर खत्म हो जाता है? वेल जी नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा सोलर सिस्टम कितना ज्यादा बड़ा है। एंड ट्रस्ट मी, इस सवाल का जवाब जानने के बाद आप सचमुच शॉक हो जाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए आज चलते हैं सोलर सिस्टम की सैर पर। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत हमारे स्टार यानी कि सूरज से होती है। पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 1 AU कहा जाता है। अब अगर बात करें सोलर सिस्टम के फारदेस्ट नोन प्लैनेट नेपच्यून की, तो इसकी सूरज से डिस्टेंस 450 करोड़ किलोमीटर है। अब यार एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में ये डिस्टेंस हुई 30 AU। अब अगर हम अपने सोलर सिस्टम को एक फुटबॉल फील्ड से कंपेयर करें तो हमारा सूरज इसके बीच में रखे एक कंचे के बराबर होगा। और अगर उस कंचे के बगल में एक मक्खी को बैठा दिया जाए तो उस जगह में मर्क्यूरी से लेकर नेपच्यून तक के सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे। अब यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि पृथ्वी से मार्स तक जाने में हमें 7 से 8 महीनों का समय लगता है और नेपच्यून तक की जर्नी में तो कई साल लग जाते हैं। और सोलर सिस्टम की वास्टनेस के सामने ये डिस्टेंस एक मक्खी के बराबर है। 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट आज पृथ्वी से करीब 2340 करोड़ किलोमीटर दूर है और इंसानों का बनाया गया स्पेस में मौजूद फारदेस्ट ऑब्जेक्ट है। अब करीब 45 सालों की जर्नी के बावजूद भी ये सूरज के इन्फ्लुएंस से आज तक बाहर नहीं निकल सका है। अब उस डिस्टेंस से ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर सिग्नल्स भेजता है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए आती है। और क्या आप जानते हैं कि उन सिग्नल्स को यहाँ पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? वेल 21 घंटे से भी ज्यादा का समय। जी हाँ दोस्तों, अब इमेजिन करो कि सोलर सिस्टम कितनी दूरी तक फैला हुआ है। जब एक लाइट बीम हमारे सूरज से निकलती है तो उसे सोलर सिस्टम के क्लोजेस्ट प्लैनेट यानी कि मर्क्यूरी तक पहुंचने में 3 मिनट्स का समय लगता है। वीनस तक ये 6 मिनट्स में पहुंचती है। पृथ्वी पर सूरज की लाइट को पहुंचने में 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स का समय लग जाता है और मार्स तक ये 13 मिनट्स में पहुंच जाती है। अब सीरीज के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए लाइट को 23 मिनट का समय लगता है और पूरे के पूरे एस्ट्रॉइड बेल्ट को क्रॉस करते करते करीब 15 मिनट्स एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। जुपिटर तक ये सनलाइट 43 मिनट्स तक पहुंचती है और ऐसे ऐसे जब ये नेपच्यून पर पहुंचेगी तो इसको नेपच्यून तक पहुंचने में 4 घंटे और 10 मिनट्स का समय लग जाता है। अब अगर बात करें कुइपर बेल्ट में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो की, तो वहां तक इस सनलाइट को पहुंचने में 5 घंटे और 30 मिनट्स का समय लग जाता है। अब दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार कुइपर बेल्ट नेपच्यून की ऑर्बिट के पार मौजूद एक सर्कमस्टेलर डिस्क है जिसमें हजारों और लाखों की संख्या में ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। ये थोड़ी थोड़ी एस्ट्रॉइड बेल्ट जैसी है पर उससे कम से कम 20 गुना ज्यादा बड़ी है। नेपच्यून के पार मौजूद ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं और इनके बारे में मैं आपके लिए एक वीडियो पहले ही ला चुका हूँ। इस कुइपर बेल्ट को क्रॉस करने के लिए ही लाइट को करीब 1 घंटे और 10 मिनट्स का समय लग जाता है। करीब 12 घंटे लाइट की स्पीड से जर्नी करने के बाद कहीं हम सन के हीलियोस्फीयर को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हो पाएंगे। पर दोस्तों, हमारी जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ स्टडी स्टेट थियरी के बारे में, जिसके अनुसार ये ब्रह्मांड लगातार एक्सपैंड तो हो रही है बट ये कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी को मेंटेन किए हुए है।
मतलब ब्रह्मांड में मैटर यानी कि स्टार्स और प्लैनेट्स लगातार उसी रेट से बन रहे हैं जिस रेट से वो खत्म होते जा रहे हैं। अब सर स्टीफन हॉकिंग, जो कि इसी सोलर सिस्टम के इस छोटे से नीले ग्रह में रहते थे, वो कहते थे कि स्टडी स्टेट थियरी मैथमेटिकली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, और उनके अनुसार ये ब्रह्मांड एक स्टडी स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी जानते हैं कि मैटर को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ये केवल एक से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है। अब ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग बातें, जैसे कि ब्रह्मांड का सबसे पहला ब्लैक होल कब बना और कैसे बना, इन जैसे सवालों का जवाब सर स्टीफन हॉकिंग ने दिया है अपने बुक द थियरी ऑफ एवरीथिंग में। अब मैंने इस बुक की बुक समरी सुनी कुकू एफएम ऐप पे, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये बुक ऑसम है एंड आप भी कुकू एफएम पे इसे सुन सकते हो। विद ओवर 4.5+ रेटिंग एंड 4000+ ऑडियो शो लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट, कुकू एफएम है इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। अब ऐसा ही ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द यूनिवर्स इन ए नटशेल, एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी जैसे फेमस बुक्स की बुक समरी भी यहाँ आप सुन सकते हो, एंड इनकी लिस्ट और भी ज्यादा लंबी है। अब चूंकि यार कुकू एफएम हमारे व्यूअर्स को एक स्पेशल डिस्काउंट भी देता है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अगर आप कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करते हो और यूज करते हो हमारा कूपन कोड ATV, तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पर फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि पूरे साल का सब्सक्रिप्शन 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए में। पर जल्दी करो गाइस, क्योंकि यह ऑफर वैलिड है सिर्फ शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब सोलर सिस्टम के ऊट क्लाउड को क्रॉस करते करते इस सनलाइट को करीब 1 साल का समय लग जाने वाला है, और वो भी तब जब हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम लाइट की स्पीड से नहीं बल्कि अपने मोस्ट एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट से ये जर्नी तय करें तो हमें कितना समय लगेगा? वेल, अगर करंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमें मार्स तक पहुंचने में ही कम से कम 7 महीने का समय लग जाता है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, ये डिस्टेंस उस समय की होगी जब पृथ्वी और मार्स अपनी ऑर्बिट्स में एक दूसरे के काफी करीब होंगे। और अब मैं आपको जो फिगर्स बताने जा रहा हूँ वो सभी इसी रूल को फॉलो करेंगे। साल 1990s में जब हमने गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर पर भेजा था तो हमें इसमें करीब 6 साल का समय लगा था। सैटर्न तक जाने में हमें 7 साल और यूरेनस तक के लिए 9 साल और नेपच्यून के लिए 12 साल का समय लग जाने वाला है। अब प्लूटो के लिए यह समय करीब 9.5 साल होगा, क्योंकि ये ड्वार्फ प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में कुछ समय के लिए नेपच्यून से भी ज्यादा करीब आ जाता है। अब इसके बाद तो भाई डिस्टेंस हमारे लिए अनबिलीवेबल हो जाने वाली है। सोलर सिस्टम का आउटर रीजन यानी कि ऊट क्लाउड कितनी दूरी तक फैला हुआ है इसका हम सिर्फ एस्टिमेट ही लगा सकते हैं। सूरज के सबसे करीब वाला स्टार है प्रोक्सिमा सेंटोरी, और ये हमसे 4.26 लाइट ईयर्स दूर है। ऐसा माना जाता है कि ऊट क्लाउड इससे 1/4 डिस्टेंस तक फैला हुआ है, मतलब ये 1 लाइट ईयर से भी आगे तक है। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे सूरज का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस 2 लाइट ईयर से भी आगे तक मौजूद हो सकता है, और उसके बाद तो ऑब्वियसली प्रोक्सिमा सेंटोरी का सोलर सिस्टम लग जाता होगा। मतलब कि भाई हमें अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के लिए लिटरली किसी दूसरे सोलर सिस्टम में एंटर होना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि वॉयेजर 1 आज से करीब 300 सालों के बाद ऊट क्लाउड में एंटर हो जाएगा, और इसे ऊट क्लाउड को सिर्फ पार करने में कम से कम 30,000 सालों का समय लगने वाला है। अब दोस्तों, आज तक इंसानों का बनाया गया फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है पार्कर सोलर प्रोब, जिसकी स्पीड करीब 430 किलोमीटर पर सेकंड की है। अब इससे अगर हम प्रोक्सिमा सेंटोरी तक जाने की कोशिश करते हैं तो हमें कम से कम 70,000 सालों का समय तो लग ही जाने वाला है। अब दोस्तों, जब आप स्टार वॉर्स और स्टार ट्रेक जैसी साइंस फिक्शन मूवीज को देखते हो तो इनमें आपको स्पेस ट्रैवल ऐसे दिखाया जाता है जैसे ये बाएं हाथ का खेल हो, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। साईफाई मूवीज में आपको स्पेस में बुलेट चलती हुई नजर आती है, पर रियलिटी में अगर हम उस बुलेट की स्पीड से भी अपने सोलर सिस्टम में ट्रैवल करें तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। हमारे एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट बुलेट की स्पीड से भी 100 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है, पर फिर भी इन्हें हमारे सोलर सिस्टम को लीव करके हमारे क्लोजेस्ट सोलर सिस्टम में जाने के लिए ही हजारों साल लग जाने वाले हैं। नाउ दोस्तों, अभी तक के वीडियो से आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि हमारा ये सोलर सिस्टम लीस्ट एस्टिमेट्स पर भी कम से कम 1 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, मतलब लाइट को भी इसको क्रॉस करने में 1 साल लग जाते हैं। फिर हम इंसान और हमारी टेक्नोलॉजी तो इसके सामने बोने साबित होते हैं। इस छोटे से प्लेनेट पर रहकर कुछ लोग दावा करते हैं कि इस यूनिवर्स में कहीं पर भी एलियंस नहीं है। अब मैं यहाँ नॉर्मल इंसानों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि क्या पृथ्वी का सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी क्या इतनी औकात रखता है कि वो कह सके
कि इस यूनिवर्स में कोई एलियन सिविलाइजेशन नहीं है? हम इंसानों के लिए करंट टेक्नोलॉजी से अपने लाइफ टाइम में सोलर सिस्टम को क्रॉस करना भी पॉसिबल नहीं लगता। फिर ये सोचने वाली बात है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 25 से 40 हजार करोड़ स्टार्स है और लगभग हर एक स्टार के पास अपना एक सोलर सिस्टम होगा ही। हर एक सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट्स तो जरूर होंगे। और क्या ये नेसेसरी है कि हम लाइफ को केवल प्लैनेट्स पर ही खोजें? जी बिल्कुल नहीं। हमारे सोलर सिस्टम में ही देख लीजिए, जुपिटर और सैटर्न जैसे गैसियस प्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, पर उनके मून्स पर हमें इसके कई सारे सबूत मिलते हैं। नाउ गेस व्हाट, अगर हजारों लाइट ईयर्स दूर बैठा कोई एलियन मार्स को देख रहा होता तो शायद उसे भी इस प्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी दिखाई ही नहीं देती। तो क्या हम इंसानों के लिए भी ये जीरो हो गई है? दोस्तों, आज हम कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में हम मार्स को जीने लायक बना सकते हैं। ऑन दैट नोट, यूनिवर्स में ऐसे कई एक्सोप्लैनेट्स होंगे जिनकी कंडीशंस मार्स से तो बेहतर ही होगी। अब अगर बात करें वीनस की, तो साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी सरफेस पर तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हम इसके एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले ही वीनस पर फॉस्फीन गैस होने का सबूत मिला था। अब पृथ्वी पर तो ये गैस सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही बनाई जाती है। तो क्या वीनस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं? वीनस का तो नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स के किसी कोने में हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल गए तो इन्हें भी हम एलियंस ही कहेंगे, क्योंकि ये भी तो लाइफ फॉर्म ही है। इन शॉर्ट, हमारे इस यूनिवर्स में लाइफ की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पर इन तक पहुंचने की हमारी जर्नी में सबसे बड़ा हर्डल है वास्टनेस। सोलर सिस्टम की वास्टनेस ही हम इंसानों की लाइफ टाइम में क्रॉस नहीं हो सकती। ना होपफुली आने वाले समय में हम इंसान ऐसा कोई तरीका जरूर खोज निकालेंगे जो स्पेस ट्रैवल को आसान बना देगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए आना, मुझे ये बताओ कि मैंने अपने एक रिसेंट वीडियो में आपके साथ एक नई खोज के बारे में बताया था जिसमें हमें हमारी स्पेसशिप के लिए इनफाइनाइट एनर्जी मिल सकती है। अब आखिर वो एनर्जी कौन सी थी? आपके पास ऑप्शंस है, नंबर 1 वैक्यूम एनर्जी, नंबर 2 सोलर एनर्जी, नंबर 3 एयर एनर्जी या फिर नंबर 4 न्यूक्लियर एनर्जी। अब अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको इसका जवाब पता होगा। पता है तो नीचे कमेंट में लिखो, और अगर नहीं पता तो जल्दी से जाओ उस वीडियो को देखो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।